नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है रईस स्मार्ट के प्लेटफॉर्म पर। आज एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं। पद विचार हमेशा परीक्षा में पूछता है कि कौन सा विकारी पद है, कौन सा अविकारी पद है, या पद कहते किसे हैं। तो सामान्य तौर पे हिंदी व्याकरण में जब आप अपने भावों और विचारों को लिखकर अथवा बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जब हम लिख करके किसी भाषा को प्रयोग करते हैं तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण बनता है और दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब हम उसे पद के नाम से जानते हैं। जब कोई शब्द किसी वाक्य का अंग बन करके आता है तो उसे हम पद कहते हैं। पद दो प्रकार के होते हैं। पहला पद है विकारी पद, दूसरा पद है अविकारी पद। तो हम लोग यहां पढ़ने जा रहे हैं पद की परिभाषा के रूप में। पद हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण हिस्सा है मेरे बच्चे, और यह व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण होता है, अंग माना जाता है। अर्थात शब्द का ही दूसरा अंग पद होता है। हम यह भी कह सकते हैं कि जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है उसे पद कहते हैं। अब हमने एक वाक्य ले लिया, राजा ने गाना गाया। अब राजा शब्द है और राजा अगर स्वतंत्र है तो राज हो गया। राज ने गाना गाया, यह एक संज्ञा शब्द है और ने क्या है, कर्ता कारक है, और गाना गाया, गाना क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में, और गाया क्या है, क्रिया है। तो प्रस्तुत पंक्ति में राजा शब्द और एक वाक्य में परिणित होता है। अब यह पद बन जाता है क्योंकि वह वाक्य के नियमों का पालन करता है। तो पद का मतलब होता है जब कोई शब्द किसी वाक्य का अंग बन करके आता है तो उसे पद कहते हैं। और पद मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। हिंदी व्याकरण में पदों को 5 भागों में बांटा गया है। कैसे भाई? अब देखो, यह एक आधार है भागने का जो प्रयोग के आधार पर है। प्रयोग के आधार पर हम प्रयोगों को 2 भागों में बांटते हैं, विकारी पद और अविकारी पद। अविकारी पद के रूप में बांटते हैं। यह जो विकारी पद होते हैं जिसमें वचन कारक आदि व्याकरणिक कोटियों का प्रभाव पड़ता है उन्हें आप विकारी पद कहते हैं। और यह 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। यह चारों विकारी पद के रूप में आते हैं। और जो अविकारी पद है वह अव्यय के रूप में आता है। अव्यय को ही अविकारी पद कहते हैं। इसके भी 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक और विस्मय बोधक। यह 4 भी होते हैं, इन्हें याद कर लीजिए। जैसे सबसे पहले संज्ञा शब्द आता है। संज्ञा की परिभाषा की बात करें तो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा जाति, गुण, द्रव्य, धर्म के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जहां किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि का बोध कराया जाए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जहां किसी प्राणी, वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसी तरह जो भाववाचक संज्ञा होती है, जो संज्ञा शब्द किसी गुण, दोष, भाव या पदार्थ की अवस्था, चीजों का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार समुदायवाचक जो संज्ञा होती है, जब किसी शब्द से व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह का, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समूह का बोध होता है तो समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार द्रव्यवाचक संज्ञा है वह संज्ञा जो पदार्थ की, वस्तु जैसे द्रव्य, धातु है ना, बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा आपने समझ लिया, संज्ञा के भेद पढ़ लिए। अब आ जाइए, जो विकारी पद का दूसरा पद है सर्वनाम पद है। जब भी आप कोई वाक्य निर्माण करते हैं तो संज्ञा के समतुल्य जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा नाम के स्थान पर यह काम करता है कि यह वाक्य में अर्थवान बढ़ा देता है। क्योंकि जब आप किसी अनुच्छेद का प्रयोग कर रहे हैं तो बार बार संज्ञा शब्दों का ही प्रयोग नहीं कर सकते, उसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। और सर्वनाम को 6 भागों में बांटा जाता है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। तो 6 हो गए, पक्की बात है, याद हो गया। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक, ये 6 आपको याद करने हैं। जीवन में इतने ही संबंध होते हैं। यदि आप सर्वनाम पढ़ रहे हैं तो आपके जीवन के 6 हिस्से हैं, या तो आप पुरुषवाचक सर्वनाम है, या तो आप निजवाचक सर्वनाम है, और निश्चय, निश्चित और अनिश्चित 2 भागों में बटा हुआ है मेरे बच्चे। और इसी तरह निश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आ जाइए विशेषण पर। जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा और सर्वनाम की हम विशेषता बता देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अर्थात उनके गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे राज अच्छा लड़का है। देखो, लड़का तो वो है लेकिन वो कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है।
तो वाक्य में अच्छा जो है क्या है, उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। और यह विशेषण भी 5 प्रकार का होता है: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। याद कर लीजिए, विशेषण के 5 भाग होते हैं। आजकल परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल क्लासिफिकेशन का जो शब्द है, भाषा पढ़ते समय यदि भाषा के विविध रूपों का वर्गीकरण आपको याद है ना, तो आपके हिंदी के प्रश्न गलत नहीं होंगे। हिंदी के प्रश्नों को पढ़ने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि आप उन विभागों को देखें। अब इसके बाद देखिए, इसी प्रकार क्रिया है, शब्दों के माध्यम से जिस कार्य का होना, जिस शब्द के माध्यम से किसी कार्य का होना व्यक्त हो रहा है ना, उसे हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे? क्रिया कहते हैं। राधिका गाना गा रही है, तो राधिका के द्वारा गाना गाए जाने की जो क्रिया हो रही है उसे हम क्या कहते हैं? गाना गा रही है। यह गा रही है क्रिया के रूप में आया है, और है क्या है? सहायक क्रिया के रूप में आया है इस वाक्य में, गा रही क्रिया। और क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। देखो, अकर्मक मतलब बिना कर्म के जो क्रिया उपस्थित होती है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, और जो कर्म के साथ उपस्थित होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है जिसमें क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। पक्की बात है। सकर्मक क्रिया जहां जिस क्रिया होती है जिस पर वाक्य में क्रिया के साथ साथ कर्म का होना भी आवश्यक होता है, उसे सकर्मक कहते हैं। ठीक है, याद हो गया? पक्की बात है। अव्यव की परिभाषा के अनुसार अब देखिए, अविकारी शब्द को हम अव्यव कहते हैं। सामान्यतः यह भी 4 प्रकार के होते हैं। अव्यव की परिभाषा के अनुसार जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि व्याकरणिक कोटियों का कोई प्रभाव या कोई विकार उत्पन्न ही नहीं होता है। देखो, अब ऐसे शब्द जिनका व्याकरण में हम भाषा में प्रयोग तो करते हैं पर इनमें परिवर्तन नहीं होता। जब परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ऐसे शब्दों को हम अव्यव के रूप में पहचानते हैं। आना जाना, इधर उधर, इसलिए, तो भी, परंतु, आज, है ना, क्यों, इस तरह के जितने शब्द हैं वो अव्यव के रूप में आते हैं। एक और बात भी आपको जाननी चाहिए, निपात क्या है ना? निपात है ना, जिसका कोई अर्थ नहीं होता लेकिन वाक्य में प्रयोग होते ही अपना अर्थ देना प्रारंभ कर देते हैं, उसे हम निपात के रूप में जानते हैं मेरे। उसे हम किस रूप में जानते हैं? निपात के रूप में जानते हैं। तो भाषा के दृष्टिकोण से जब आप भाषा लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनके व्याकरणिक नियम को जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। राइस स्मार्ट के प्लेटफॉर्म पर ये ऐसे छोटी छोटी वीडियो देखने के लिए आप हमारे हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में अगर जाएंगे तो आपको जेनरिक वीडियो का छोटे छोटे टॉपिक, छोटी छोटी बातें आपको याद हो जाएंगी, पढ़ने लिखने में आसानी होगी। देखो, चाहे 6वीं कक्षा का विद्यार्थी हो, चाहे 7वीं, 8वीं, 9वीं कक्षा का विद्यार्थी हो, हिंदी व्याकरण, भाषा का व्याकरण तो पढ़ना ही है। और भाषा के व्याकरण के साथ खास बात क्या है कि आप इसको सीखते हैं। तो इस सीखने के लिए अव्यय के 5 प्रकार होते हैं मेरे बच्चे, जिसे आप क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक और निपात। याद हो जाएगा? पक्की बात है। अव्यय के 5 भेद होते हैं। अव्यय को कितने भेद होते हैं भाई? 5 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक और निपात के रूप में आता है। अब देखिए, क्रिया विशेषण क्या है मेरे बच्चे? वे शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वह वहां टहलता है, मैं इधर देखता हूं, इधर इधर इधर, मैं किधर देखता हूं? मैं इधर देखता हूं। साहिल रोज स्कूल जाता है, रोज जाता है। भाई कहां जाता है? रोज जाता है। तो रोज शब्द जाता है क्रिया की विशेषता बताकर उसको प्रकट करते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं? क्रिया की विशेषता। इसी प्रकार संबंध बोधक क्या कहते हैं? जिन अव्यय शब्दों में संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताया जाता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में एक अंतर है बेसिक। इनका प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम के साथ होता है, तब ये संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं, और ये जब क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तब ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यही दोनों में अंतर है। इसके बाद आता है समुच्चय बोधक। 2 शब्द वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाने पर अव्यय समुच्चय बोधक कहलाता है। इसे योजक भी कहते हैं। संयोजक, विभाजक और विकल्प सूचक, इसे 3 नामों से जाना जाता है। संयोजक, विभाजक और विकल्प सूचक। तो विस्मय बोधक अव्यय क्या होता है भाई? जिन शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, घृणा, लज्जा आदि का भाव जागृत होता है उसे हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इसे द्योतक भी कहते हैं। इसी प्रकार निश्चित शब्द, शब्द अथवा पूरे वाक्य के अन्यथा भावार्थ प्रकट करने हेतु जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें निपात कहते हैं।
जो अवयव शब्द किसी पद या पद के बाद लगाकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल दे देते हैं उसे निपात या अवधारणात्मक अवयव कहते हैं। तो हमारी क्लास जो हिंदी व्याकरण की क्लास होती है, जिसमें मैं प्रश्नों को लेकर के आता हूं 11:15 से 12 बजे के बीच में, आपको जुड़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, याद करना चाहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आज की कक्षा के लिए। पुनः मिलेंगे। नमस्कार।